अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज आपके प्रैक्टिकल सेशन उम्मीद है 28 तारीख को आपका अच्छा हो गया होगा। मैं उस दिन अवेलेबल तो नहीं था, लेकिन मैंने अपनी रिप्लेसमेंट में मैडम फायज़ा को भेज दिया था और हमने उन टीचर से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि आपके जो है सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स भी लगाएं। तो उम्मीद है कि अच्छी की उम्मीद रखनी भी चाहिए। उम्मीद है आपके अच्छे नंबर लग जाएंगे। आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर नंबर 7 के। इस लेक्चर में आज हमारी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ बेसिक्स पढ़नी है और कुछ एडवांस पढ़नी है, और फिर आपकी एक उसकी लैब टास्क है जिसमें आपने वो सिंबॉलिकली भी उसको लिखना है, साथ में उसकी माई एसक्यूएल स्टेटमेंट्स भी लिखनी है। एक तरह से ये हमारा रिपीट ही हो रहा है। जो डीपीएमएस में आपने लास्ट क्लासेस में कुछ चीज़ें पढ़ी थी लीनियर अलजेब्रा के हवाले से, वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। तो पर ये बेसिक ऑपरेशन है, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ये मैं दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हम डीबीएमएस के कोर्स में डिटेल में पढ़ भी चुके हैं और इसकी एग्जांपल भी वहाँ पे मौजूद हैं। इनको मज़ीद रिफ़्रेश करने के लिए आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो बार ये हमारे जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन और डिफरेंस है। एडवांस लेवल पे आए, थोड़ा एडवांस लेवल पे तो हमारे पास नेचुरल जॉइन है। ये भी हम डीबीएमएस में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन और एक फुल जॉइन। वो हम फुल जॉइन भी यहाँ पे भी देख लेंगे। ये जो जॉइन ऑपरेशन है ये भी हमने डीबीएमएस के कोर्स में पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से आप लेक्चर को रेफ़र करें, वहाँ आपको इसकी एग्जांपल भी मिलेंगी और इसकी नोटेशंस भी मिलेंगी। एक्सटेंडेड ऑपरेशंस जो हमारे पास इसमें होते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में, वो हैं एक रीनेम है, फिर एग्रीगेट है और फिर आगे ग्रुप्ड एग्रीगेट हैं। ठीक है, तो इनके सिंबल्स भी यहाँ दिए हुए हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। रीनेम ऑपरेशन है, तो ये रीनेम ऑपरेशन जो है ये इसको आप ऐसे लिखते हैं कि ये इसके साथ एक फाई का सिंबल होता है, साथ S1 कॉम ब्रैकेट में स्टूडेंट, S1 और स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस पूरी सिंबल में आपका जो टेबल है, जो एग्जिस्टिंग टेबल है, उसका नाम है स्टूडेंट, वो आपने बाद में लिखा है और जो नाम उसको देना है वो आपने S1 दिया है। तो अब वो जो टेबल है जिसका नाम था स्टूडेंट वो चेंज होके S1 हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप देखें तो यहाँ पे आप एक टेबल क्रिएट करें स्टूडेंट के नाम से, इस तरह माई एसक्यूएल वर्कबेंच में जाके देख भी लेते हैं। चलें, वर्कबेंच में कॉलेज के नाम से एक डेटाबेस ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं देखता हूँ रिपीटेशन ना हो जाए। क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, तो ये एक तो देखते हैं कि हमने इस डेटाबेस को यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट कर देते हैं। ये टेबल है हमारा क्रिएट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तो हम जाके देखते हैं कि हमारे टेबल्स कौन से हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल एग्जिस्ट करता है, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप नाउ। अब यहाँ जाके दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएशन के बाद है जी इसके अंदर को डेटा इंसर्ट करना है, तो इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ये 3 आइटम्स हमने करंटली अभी एग्जिस्ट किए हैं और इसको यहाँ से अगर हम रिफ़्रेश करें तो हमें ये नज़र भी आ जाएगा। सेलेक्ट रोज़, ये हमारा टेबल है और ये इसकी रोज़ आपको नज़र भी आ गई हैं। ठीक है, अब हम रीनेम का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। रीनेम की क्यूरी है, इसको यहाँ जाके आप कॉपी कर दें। रीनेम का सिंबल यूज़ होगा आगे। ये तो कीवर्ड है, स्टूडेंट नाम है और उसके बाद S1 हम उसका नाम चेंज कर रहे हैं।
स्टूडेंट S1 के बजाय हमें STD कर देना बेहतर है, ठीक है। हमने नाम अगर स्टूडेंट रखा है तो यहाँ पे भी स्टूडेंट ही रखना पड़ेगा, STUDENT से सारा स्मॉल में है, हम स्मॉल में ही लिखेंगे फिर, और STD हम कैपिटल में लिख रहे हैं, लेकिन तो चेंज हो गया। अब इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें चेंज हो गया। कैपिटल लिखने या स्मॉल लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसके बाद हमारे रीनेम के बाद हमारे पास एग्रीगेट के फंक्शंस हैं। एग्रीगेट के फंक्शन आप देख चुके हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। ये लिखने के इनके तरीक़ेकार ये हैं कि जनरल फॉर्म इस तरह की, अगर आपने ये एक सिंबल यूज़ करते हैं, इसे सिग्मा या गैमा कहते हैं। उसके बाद आप एग्रीगेट फंक्शन के लिए ए जो है वो आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखनी है, और आर टेबल के लिए जैसे यहाँ एग्जांपल में है तो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो सिंबल एग्रीगेट का। सम जो है वो आपके पास एग्रीगेट फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं, एज कॉलम का नाम है और स्टूडेंट टेबल है। अब नाम चेंज हो गया तो वो STD होगा, ठीक है। तो ये क्यूरी है, सेलेक्ट सम ऑफ एवरेज एज टोटल एज फ्रॉम स्टूडेंट, ये एक क्यूरी है तो आप चला भी सकते हैं, आपको सम मिल जाएगा। इस तरह फिर एवरेज है, यहाँ सिर्फ नाम चेंज हुआ है, और ये उसकी एक SQL क्यूरी भी है। ये मतलब एग्रीगेट फंक्शन की एक एवरेज फंक्शन है। इस एवरेज फंक्शन में आया तो जिस तरह यहाँ पे आपने देखा था कि गैमा यूज़ हुआ था, यहाँ पे F का मतलब ये है कि एग्रीगेट फंक्शन का नेम A कॉलम के लिए और R टेबल का नाम। इसी तरह यहाँ पे एवरेज में आए तो ये गैमा एग्जैक्टली वैसे ही है। एवरेज जो है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन का नेम है, एज उसके कॉलम का नेम है और स्टूडेंट टेबल का नेम है। ये हमारे पास MySQL की क्यूरी है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए चला सकते हैं। इस तरह काउंट का फंक्शन है और फिर मैक्स का, और ये हमारे पास समरी टेबल है। समरी टेबल में आए तो आपको सारे ये जो रिलेशनल हैं हमारे पास एडवांस लेवल के, इसको हम एडवांस रिलेशनल अलजेब्रा के फंक्शन सिखाएंगे। ये देखें सब में सिंबल सिग्मा है। यहाँ पे हमारे पास सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये एग्रीगेट फंक्शन के नेम्स आ रहे हैं। ब्रैकेट में हमारे पास उनके कॉलम्स आ रहे हैं जिन पे वो अप्लाई हो रहे हैं, और साथ में इस जगह पे हमारे पास उनके टेबल के नेम आ रहे हैं। तो ये रिलेशनल अलजेब्रा वाली नोटेशन हो गई, मीनिंग यहाँ लिखा हुआ, और साथ इनकी इक्विवेलेंट MySQL की क्वेरीज भी आ गई हैं कि आपने अगर उनको MySQL में ट्रांसलेट करना है। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऐसा रिलेशनल अलजेब्रा का कोई दे दिया जाए, क्वेश्चन उगा जाए कि उसको ट्रांसलेट करके दें MySQL की क्यूरी में, तो इससे आपको वो भी हेल्प हो जाएगी। फिर हमारे पास जॉइन है, जॉइन के सिंबल हैं। जॉइन में आप देखें तो इनर जॉइन मोस्ट कॉमनली यूज होता है। एक टेबल आर है, दूसरा टेबल एस है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आर और एस हो, स्टूडेंट और कोर्स भी हो सकता है, टीचर और सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जो भी टेबल उन पे सिंबल दरमियान में ये इस्तेमाल होगा। और इसके लिए इक्विवेलेंट जो SQL क्यूरी है वो ये है कि सेलेक्ट स्टैटिक। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी मर्जी के कॉलम भी रख सकते हैं, रोज भी कॉलम भी रख सकते हैं कि सिर्फ वही कॉलम डिस्प्ले हों, लेकिन स्टैटिक का मतलब है फिर सब डिस्प्ले होंगे सारे कॉलम्स। फ्रॉम, आर, इनर जॉइन, एस, और दोनों के दरमियान जो कॉमन कॉलम है वो। इस तरह ये पहले चूंकि हम पढ़ भी चुके हैं इसलिए अब आपके लिए समझना भी ईजी होगा कि लेफ्ट आउटर जॉइन, इसमें आपके पास जो आर वाला टेबल है उसके वो रोज भी आ जाएंगी जो एस में नहीं है। मैचिंग रोज यहाँ पे आएंगी, सिर्फ फर्स्ट वाले में सिर्फ मैचिंग रोज आएंगी जो दोनों में कॉमन रोज हैं। सेकंड में क्या होगा, मैचिंग रोज प्लस जो आर वाली रोज इसके अलावा है। राइट आउटर जॉइन में मैचिंग रोज प्लस जो राइट वाला टेबल यानी एस वाला टेबल है उसकी रोज जो मैचिंग रोज के अलावा है वो आ जाएंगी। और फुल आउटर जॉइन एक आपकी खुद की प्रैक्टिस है। MySQL में इसका डायरेक्ट ऑपरेशन अवेलेबल नहीं है, वो ओरेकल में है कि आप एक ही जिस तरह यहाँ पे लिखते हैं राइट आउटर जॉइन, इस तरह का फुल आउटर जॉइन भी लिख सकते हैं। MySQL में यूनियन का ऑपरेशन लगाना पड़ता है। तो हिंट मैंने यहाँ पे दे दिया कि ये MySQL में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको पहले लेफ्ट आउटर जॉइन, फिर एक तरफ राइट आउटर जॉइन, और उनके दरमियान में यूनियन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको पहले लेफ्ट आउटर जॉइन यूज़ करना पड़ेगा, उसकी क्यूरी, उनके दरमियान में यूनियन ऑपरेटर, फिर राइट जॉइन की क्यूरी। ये आपने खुद एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। कंबाइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, यूनियन, तो आपको सारे टेबल के डेटा मिल जाएगा। आजकल आपको पता है AI से भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपने AI से इसका कोड देख भी लिया है तो एटलीस्ट उसको
2 से 3 दफ़ा वर्क बेंच में जाके खुद प्रैक्टिस करें, तो ये आपको फुल जॉइन याद रहेगा। क्योंकि अब जो आप डेटाबेस का कोर्स पढ़ रहे हैं, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें अगर पेपर में जब आपसे या प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आएंगे तो ज़रा एडवांस लेवल के आएंगे। तो जॉइन के टॉपिक्स में से अगर क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा चांस यही है कि ये फुल आउटर जॉइन आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो हैं वो सारे DBMS के कोर्स में रिपीट हो चुके हैं। और प्रैक्टिकल में भी फुल आउटर जॉइन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल के कोर्सेज में फिर सिंपल चीज़ें जो DBMS में हो चुकी हैं वो उनके आने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर डिवीजन ऑपरेटर है, थोड़ा एडवांस लेवल का है। इस ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो ये क्या कर रहा है कि यूज टू फाइंड टपल्स एंड वन रिलेशन दैट मैच ऑल द टपल्स। अब इसकी क्यूरीज से अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन से समझ आ जाएगी। फाइंड एम्प्लॉइज हु हैव वर्कड ऑन ऑल प्रोजेक्ट्स। तो अब एक टेबल एम्प्लॉय वाला होगा, दूसरा टेबल प्रोजेक्ट वाला होगा। तो एम्प्लॉय के टेबल में से एक एम्प्लॉय का पिक करें, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है सारा। तो इसी तरह कस्टमर, अब एक एम्प्लॉय दूसरे टेबल से जितने भी रो से जुड़ रहा है वो सारी आ जाएंगी। तो जितने मतलब एक 3 लोग ऐसे हैं जो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया, तो 3 लोगों की दूसरे टेबल के अंदर जितनी रोज हैं वो कनेक्ट होकर आपको रिजल्ट शो होगा। फाइंड कस्टमर्स हु हैव परचेज्ड एवरी प्रोडक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। फाइंड पायलट्स हु आर क्वालिफाइड टू फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ। तो ये आपको बताने का मकसद है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो ये डिवीजन ऑपरेटर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस केस में आपने फिर इस तरह की क्यूरीज में जिसमें एक टेबल की दूसरी सारी रोज अटैच हो रही हों पहले टेबल के साथ, उसमें आपने डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करना है। डिवीजन ऑपरेटर में फिर जो उसका सिंबल है वो ये है RAB। डिवीजन का सिंबल है फिर SP। तो फाइंड A वैल्यूज रिलेट टू ऑल B वैल्यूज इन S। तो ये A वैल्यूज का मतलब है कि इसकी अब आप एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस करेंगे डिवीजन ऑपरेटर की एग्जांपल के साथ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें R क्या है, S क्या है। R और S तो ऑब्वियसली टेबल्स हैं, A और B जो हैं वो कॉलम्स के नेम हैं। और यहाँ से आपको प्रैक्टिस एक दफ़ा खुद करनी पड़ेगी। ये मैंने खुद डिलिबरेटली आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है कि डिवीजन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस तो मैंने बता दिए, लेकिन अगर आप इसको MySQL में एक दफ़ा खुद 2-3 दफ़ा खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिवीजन ऑपरेटर सही से समझ आ भी जाएगा। सैम्पल डेटा आपको मिल जाएगा, जो पहले से मौजूद है उसी को भी यूज़ किया जा सकता है, स्टूडेंट और कोर्स वाला। ग्रुप एग्रीगेशन है, ये जो है वो एडवांस डेटाबेस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप एग्रीगेशन, ग्रुप एग्रीगेशन में क्या होता है कि एक रिजल्ट नहीं आता, हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आप डेटा को पहले कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग में लेके आते हैं। जैसे आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो अब पहली एग्जांपल तो ये है कि एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या होगा, एक रिजल्ट तो नहीं आएगा। डिपार्टमेंट अगर 4 डिपार्टमेंट है और उनके 40 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 4 डिपार्टमेंट पहले इनकी बेस पे कैटेगरी वाइज ये सारी ग्रुपिंग होगी। जितने 40 एम्प्लॉयज़ हैं वो हर कैटेगरी में तकसीम हो जाएंगे, किसी में 16, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 22, इस तरह करके सारे 40 पूरे हो जाएंगे। और फिर हर जो डिपार्टमेंट है ना, उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज काउंट होगी। तो फिर आपके पास जितने डिपार्टमेंट हैं, 4 डिपार्टमेंट है, तो आपके पास इसका आंसर 4 आ जाएगा, 4। एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट तो एवरेज सैलरी भी 4 आ जाएगी, 4 एवरेज सैलरीज आएंगी। ठीक है। तो ग्रुप एग्रीगेशन को लीनियर, इसमें रिलेशनल अलजेब्रा की टर्म में लिखते इस तरह है। लिखने के और भी मेथड्स हैं, मैंने इजी वाला सेलेक्ट किया है। आप पेपर में इसका आंसर अगर इस तरह भी दे दें तो आपके लिए कोई इशू नहीं, लेकिन इसमें गैमो नोटेशन भी आती है, थोड़ी सी मुश्किल है ज़रा। ये आसान है इसके मुकाबले में कि एक ये कैलीग्राफिक जी है, थोड़ा सा इसको इटैलिक फॉर्म में लेके आए हैं ये जी। ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे उनके नाम आएंगे, एग्रीगेट फंक्शन और रिलेशन। तो अब यहाँ एग्जांपल में देखें तो आपके पास ये जी तो सिंबल आ गया। ग्रुपिंग एट्रीब्यूशन, आपने डिपार्टमेंट की वो जो एवरेज सैलरी ना, डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, तो उसके हिसाब से आपने डिपार्टमेंट का यहाँ पे ग्रुपिंग एट्रीब्यूट के अगेंस्ट ये नाम लिख दिया। एग्रीगेट फंक्शन आपने लगाया एवरेज सैलरी। ये तो आपका यहाँ तक सिंबल हो गया। इसके बाद ये एरो का निशान है, एवरेज सैलरी, मतलब ये जो रीनेम आपने किया है एलियस वाला, कि जो आपको रिजल्ट नज़र आएगा ना वो इस तरह, इस कॉलम, उस कॉलम का नाम ये होगा एवरेज सैलरी, और टेबल जिसमें से ये सारा कुछ अप्लाई हो रहा है उसका नाम है एम्प्लॉय। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे ये
इस तरह अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी। तो ये जो सैलरी वाला कॉलम है उस पर ये एग्रीगेट फंक्शन एवरेज सैलरी अप्लाई हुआ है, लेकिन एलियस के तौर पर वो डिस्प्ले ऐसे होगा, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इस क्यूरी को यहाँ पे ऐसी फॉर्म में, रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में इस तरह लिखा गया और यहाँ पे ऐसे लिखा गया। जनरल फॉर्म तो ये है, लेकिन उस क्यूरी की जो स्पेसिफिक फॉर्म है वो ये बन रही है। ठीक है, इसमें आपको पता चल रहा है कि यहाँ एक्सप्लेनेशन में कि डिपार्टमेंट जो है वो ग्रुपिंग एट्रीब्यूट है, एवरेज सैलरी एग्रीगेट फंक्शन है, रीनेम एलियस वाला है, एम्प्लॉय टेबल का नेम है। ये हमारी एक समझ लें समरी है टेस्ट पूरे की। हमने इसमें कुछ चीज़ें पहले से आपने पढ़ी हुई हैं, जॉइंस और बेसिक रिलेशनल एग्रीगेट फंक्शन, और उसके अलावा ग्रुपिंग एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, ये चीज़ें हमने कुछ आज देख ली हैं। अब आपके लिए एक लैब एक्सरसाइज है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी लैब एक्सरसाइज हैं या आपकी जो इस कोर्स की जो बताई हुई ना सेटिंग की, ये 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। इन 3 क्रेडिट आवर्स में 2 क्रेडिट आवर जो हैं वो थ्योरी के हैं और 1 लैब के हैं। मीनिंग एक वीक में 4 क्लासेस हैं तो 3 थ्योरी की होंगी और 1 लैब की। तो आपको ये लैब के जो सेशन मिल रहे हैं ये इसलिए मिल रहे हैं। इसमें अब आपने ये शुरू में आपको डेटाबेस का एक सेटअप दिया हुआ है, इसमें आपने टेबल और डेटाबेस बनाना है, सैम्पल डेटा भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो मज़ीद भी इसमें रोज़ ऐड कर सकते हैं। कुछ बेसिक क्यूरीज हैं जो आप देख चुके हैं, यहाँ आपने उनकी फिलिंग करनी है। ये आप बेशक हर स्टूडेंट फिल करके अपने पास रख ले। जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब मैंने आपके ये जो लैब की एक्सरसाइज है हर स्टूडेंट की चेक करनी है। आपने ये सारी लैब एक्सरसाइजेज अपने पास, ये लेक्चर में मैं बता रहा हूँ क्लियरली कि ये जितनी लैब सेशन है या ये लैब आपको टास्क दिए हैं वो आपने सब ने प्रैक्टिस करके अपने पास फाइल में सेव कर लेने हैं मुकम्मल तौर पर। और जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तो फिर मैं हर स्टूडेंट का ये जो लैब सेशन है ये इंडिविजुअली चेक करूँगा और असाइनमेंट्स के मार्क्स इनके लगाऊंगा मैं। इसलिए इसको आपने ऐसे नहीं लेना कि ये बस सर ने बता दिया और प्रैक्टिस करें ना करें, वहाँ फिर वही नंबर लगेंगे जो आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, और टेस्ट भी फिर इन लेक्चर से और लैब सेशन से मिला के ही होगा। ठीक है, ये आपका लैब सेशन है, इसको अच्छी तरह देखिएगा, आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी फिर लेक्चर 8 में हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।